टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास है चूँकि 2021 का साल है जो उसका आज अख्ताम हो गया है। बहुत सी तल्ख और शीरीं यादों के साथ ये साल आज का जो इसका सूरज था, लास्ट आखिरी सूरज था, उसकी किरणें आपने देखी, आखिरी सूरज गुरूब हो गया। कुछ ऐसे वाक़यात इस साल में रूनुमा हुए जिसका शायद हमने पिछले कई दहाइयों से सोचा भी नहीं था। ऐसे ऐसे बड़े वाक़यात इंटरनेशनल लेवल पे हुए, फिर पाकिस्तान लोकल सतह पर हमारे पाकिस्तान के अंदर सियासी लिहाज से पाकिस्तान जिस तरह से आया, इंटरनेशनल लेवल पे उभर के सामने आया। पाकिस्तान का सियासी जो इमेज है वो काफ़ी हद तक बेहतर होता हुआ एज अ स्टेट हमें बेहतर होता हुआ नज़र आया। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम बनाया, मुख्तलिफ़ वाक़यात में पाकिस्तान इन्वॉल्व नज़र आया। इसके अलावा सर जो बात अगर एडिशनल की जाए कि दुनिया में जो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई इस साल में, कैसा रहा ये साल, क्या क्या चीज़ें इसमें हुई, बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हुए। जिस तरह से अफ़गानिस्तान से अमेरिका का बोरिया बिस्तर गोल हुआ, अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपना वाइंड अप करके जो 20 सालों पर मुहित एक जंग थी, बड़ी लंबे अरसे तक ये जंग चलती रही। 2 दहाइयाँ बहुत बड़ा अरसा होता है जिसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका के खर्च हुए। दुनिया पूरी इस जंग की वजह से मुतासिर हुई। एक बड़ी जंग बिल आखिर अख्ताम पजीर हुई। तालिबान की हुकूमत बनी अफ़गानिस्तान पर, तालिबान ने दोबारा से अपने हुकूमत संभाली। अफ़गानिस्तान का दुनिया के साथ किस तरह से ताल्लुक़ रहा या अभी तक दुनिया उसके बारे में क्या सोच रही है। 2022 जब एक नया सूरज कल से तुलू होगा तो अफ़गानिस्तान के साथ दुनिया किस तरह से पेश आएगी। तालिबान को एक्सेप्ट करेंगे इस साल में लोग, दुनिया तस्लीम करेगी या नहीं करेगी। अगला साल किस तरह से नज़र आ रहा है या किस तरह से हालात व वाक़यात होते नज़र आ रहे हैं। कुछ अगर हाईलाइटेड इश्यूज़ जो बड़े बड़े इस साल में जो कुछ चीज़ें रूनुमा हुई, जिसमें पाकिस्तान के लिए भी कुछ अच्छी खबरें भी थीं, कुछ बुरी भी थीं। जिस तरह से मैंने कहा तल्ख और शीरीं यादें थीं। T20 वर्ल्ड कप में क्रिकेट के तारीख़ में पहली दफ़ा पाकिस्तान ने किसी ICC के इवेंट में वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को बहुत बुरी तरह शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 10 विकेट से हराया था इंडिया को, कोई भी नहीं बोल सकता। यकीनन ये अरसे तक याद रहेगी पाकिस्तान की फ़तह। इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब पाकिस्तान के साइंसी जो डॉक्टर थे, बहुत बड़े मतलब उनका एक अच्छा पाकिस्तान के अंदर नाम था, वो दुनिया से चले गए इसी साल के अंदर। इसके अलावा फ़लस्तीन के इशू के अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात करूं, फ़लस्तीन इशू इस साल बहुत ज़्यादा गर्म हमें नज़र आया जब इसराइल ने फ़लस्तीनियों पे, निहत्ते मुसलमानों पे नमाज के दौरान उन पे फायरिंग की, उन पे एक तशद्दुद के वाक़यात का आगाज़ हुआ। उसके बाद इसराइल को तारीख़ में पहली बार हमास जो उनका एक ग्रुप है, एक तंजीम है, उसकी जानिब से एक अच्छा जवाब दिया गया, एक स्ट्रॉन्ग उनको ऐसा जवाब दिया गया। मिज़ाइल दागे गए। इसराइल जो अपना कहता था आयरन डोम हमारे पास बहुत मजबूत है, वो भी इस साल हमें नाकाम नज़र आया क्योंकि एक नॉर्मल उनके पास मिज़ाइल से जिसका जवाब में वो इसराइल पीछे बैक स्टेप लेता हुआ नज़र आया। इसके अलावा अफ़गानिस्तान इशू में बात कर चुका हूँ। अमेरिका में सदारती इंतखाबात हुए इसी साल में, जो बाइडन उनके सदर बने। पेंडोरा पेपर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिस तरह पनामा लीक्स आई थी कुछ अर्सा पहले, जिनके जद में नवाज शरीफ साहब आ गए थे, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म, वो नाअहल हुए सियासत से हमेशा के लिए। उन्हीं की उसी सिलसिले की कड़ी थी। पेंडोरा पेपर्स इस साल आए, उनमें बहुत बड़े बड़े सियासतदानों के दुनिया के नाम आए, हज़ारों की तादाद में उनमें शामिल हैं। ये सारी 2021 के वाक़यात थे। आज के मैं प्रोग्राम में अपने जो पैनल है, अपने जो गेस्ट हैं, उनका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ सीनियर हमारे एंकर पर्सन साकिब सलीम कुरैशी साहब मौजूद हैं। सर, आपका शुक्रिया था करूँगा, आपने टाइम दिया। इसके अलावा तबस्सुम रियाज रांझा साहब, A1 TV की जान पहचान, सारे लोग जानते हैं पहचानते हैं माशाल्लाह, बड़ा अच्छा मज़ाहिया प्रोग्राम करते हैं, द रांझा शो के नाम से छाए हुए हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ आप इन्हें देखते हैं, सियासतदानों के साथ देखते हैं, उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक सवाल करते हैं। आज हम इनसे इनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक सवाल करेंगे इस प्रोग्राम में कि इनकी ज़िंदगी कैसी है, शादी कब कर रहे हैं, ये भी लोगों का एक सवाल आता है इनके जो फैंस हैं उनकी तरफ से। सबसे पहले मैं साकिब साहब से, सर आपसे स्टार्ट करूँगा। 2021 को कैसा देख रहे हैं, जो अभी गुजर चुका है ये साल, किस तरह से रहा? पाकिस्तान ने अपना जो इमेज दुनिया में पेश किया वो क्या फील करते हैं आप, किस तरह से? जी, थैंक यू वेरी मच मुशर्रफ। और बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक आपने इस वक्त सेलेक्ट किया क्योंकि इस वक्त ज़रूरत भी यही है कि कुछ, जैसे आपने कहा कि तल्ख़ यादें और बातों की हमने बात की है, क्योंकि साल 2021 बहुत सी तल्ख़ यादें छोड़ के गया है, बहुत सी खुशियाँ दे के गया है पूरी दुनिया के लिए। और जैसे कि हमने देखा कि कोविड-19 जब शुरू हुआ, फिर 2021 हम दाखिल हुए यहाँ पर, जो हालात हम देखते रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है कि इस साल कोविड-19 के हवाले से, कोरोना वैक्सीन्स के हवाले से, कोरोना की जो डिजीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा तब्दीली हमें नज़र आई पूरी दुनिया में। तो बड़ी खबर सबसे अच्छी तो यही कि जो अमवातों में तेज़ी से इजाफ़ा हमें नज़र आ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल पूरी दुनिया में इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल पाया गया और तेज़ी से दुनिया ने एक बार फिर कोशिश की कि तरक्की की तरफ ये सफ़र जो है वो शुरू किया जा सके। पाकिस्तान
पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, जैसे आपने ख़ुद कहा कि बड़ी तल्ख़ यादें हैं, बहुत खुशियाँ भी हैं, T20 का जिक्र आपने किया, तो शुरुआत कहाँ से की जाए? खुशी से शुरू की जाए तो नज़र यही आता है कि पाकिस्तान की जो शाहीन है उन्होंने बड़ी यकीनी तौर पर बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा दिया इस तकलीफ़ के इस मरहल में कि जब पूरी कौम अफसरदा थी, दुखों में थी, परेशानी में मुब्तला थी, और ऐसे में पाकिस्तान के वो शाहीन क्रिकेटर्स जिन्होंने इंडिया के पंजे उखाड़ फेंके, और आईसीसी जिसे हमेशा से ये गुरूर था कि जी भारत क्योंकि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट करके आता है क्रिकेट की दुनिया में और हमेशा जीत जाता है, तो यहाँ पे पाकिस्तान की और बड़ी बात मुशर्रफ यहाँ पे ये है, आपने देखा कि सारे यंगस्टर्स थे जो खेल रहे थे, कोई इतना बड़ा सीनियर खिलाड़ी वहाँ पर नहीं था। बाबर आजम की बात करें या हमने देखा है कि जिस तरह वो टीम को कैप्टनिंग कर रहे थे, दूसरे और बहुत से खिलाड़ी हमारे थे जो मौजूद यहाँ पे थे। यंग कॉम्बिनेशन तो बड़ा अच्छा उन्होंने डिलीवर किया। तो T20 मैं समझता हूँ कि बड़ी बेहतरीन पाकिस्तान की, मैं कहूँगी खुशियों में शामिल था ये साल, तो बहुत अच्छी डिलीवरेंस रही है। बाकी टॉपिक्स तो बहुत सारे करने के लिए, राजा भी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, तो गुफ्तगू इंशाल्लाह रहेगी भी इसके हवाले से भी। लेकिन पाकिस्तान में जो 2021 की, क्योंकि अब सूरज तुलू हो चुका है और आज हम ये देख रहे हैं कि 2022 की शुरुआत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दुआ करता हूँ कि जो साल जो तकलीफ इस पाकिस्तान में हमने गुजारी हैं तो बहुत सी खुशियाँ भी आई हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 2022 जो है वो मज़ीद तरक्की का साल होगा इंशाल्लाह। सर, इंटरनेशनल सतह पर अगर बात की जाए, अफ़गानिस्तान इशू दुनिया में एक वो रिजॉल्व डाउन होता नज़र आया। एक वक्त ऐसा था जब ये नज़र आ रहा था कि तालिबान सेटल डाउन कर पाएंगे, लेकिन बीच में फिर से एक वो करवट बदली हालात ने, जब अमेरिका ने उसके सारे असासे मुंजमद कर दिए, जिससे अफ़गान अवाम बहुत मुश्किल हालात से दो चार हो गई। तो इस मामले को कैसे देखते हैं? 2021 के तनाजुर में 2022 में ये वाक़या कुछ हल हो जाएगा किसी तरह से? देखिए मुशर्रफ, अफ़गानिस्तान अब वो अफ़गानिस्तान नहीं रहा जो अफ़गानिस्तान 1999 में था या फिर 9/11 के बाद जिसे आपने अफ़गानिस्तान बनाया। ये अफ़गानिस्तान अब तरक्की की तरफ गामज़न है और आप ये देख रहे हैं जैसे पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम रहा है। चाहे हम देखें कतर में होने वाले तालिबान के साथ मुआहिदों की, जिसमें अमेरिका फ़ौज की इनखला के हवाले से बात की गई थी, तो कितने तरीके से इनखला भी हुआ। गोया कि थोड़ी जल्दबाजी अमेरिका की जानिब से की गई है, लेकिन चूँकि आपने असासे मुंजमद करने की बात की है, बहुत कोशिश की है अफ़गानिस्तान को मज़ीद नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन ये क्रेडिट भी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जाता है कि 2021 में जाते जाते आप ये देखें कि दिसंबर के लास्ट पैच के अंदर जो OIC का इजलास हुआ और उसमें अफ़गानिस्तान के लिए जिस तरह मुस्लिम ममालिक के तमाम दुनिया को वज़ीर ख़ारजा को इकट्ठा किया गया और उसमें ये बात को बावर कराया गया है कि पाकिस्तान चाहता है कि अमन कायम हो दुनिया में, और अमन, पाकिस्तान का अमन अफ़गानिस्तान के साथ और अफ़गानिस्तान की तरक्की के साथ दुनिया की तरक्की अब जुड़ी हुई है। आप देखें चाइना जिस तरह तेज़ी से वहाँ पे प्रोजेक्ट्स ला रहा है और उसने ऐलान कर दिया है कि जी ठीक है वो कर रहा है, सऊदी अरब साथ खड़ा हो गया है, कतर साथ आ गया हुआ है, तो मुख्तलिफ अब ममालिक आ रहे हैं। तो OIC के इजलास में अफ़गानिस्तान का फ्यूचर डिसाइड हो चुका है और 2022 में जैसे आपने कहा और आपने क्योंकि जिक्र भी किया अपने इंट्रो में कि खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हमने देखी है डॉलर्स की, जो अमेरिका को नेस्तो नाबूद कर गई है, तो वो भी आपके सामने कि नेटो फौज की बात की जाए, जिस तरह उनकी फ़ौज यहाँ से भागी, अपने असला छोड़ के भागी, अपने इक्विपमेंट्स छोड़ के भागी हैं यहाँ से, अपने डॉलर छोड़ के भागी, और डॉलर जाते जाते भी जिस तरह वो उनको पूरा ऑयल फेंक के गए, काला कर गए कि वो इस्तेमाल ना कर सके, अफ़गानिस्तान के अकाउंट्स उन्होंने सीज़ किए हैं। लेकिन अब अफ़गानिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हो गया है। आप ये देखें आज अफ़गानिस्तान की फंडिंग को बंद हुए तकरीबन 4 माह से ज़ायद अरसा हो चुका है, यानी पिछले साल की हम बात कर रहे हैं तो सितंबर अक्टूबर से अगर आप देखें तो उनके वैसे भी अकाउंट्स बंद हैं। अगर कोई कंट्री जिसके असासे मंजमद हो और इंडस्ट्री वहाँ पे ना चल रही हो तो ये बड़ी बात है कि वो बैंक डिफ़ॉल्ट करके वो दिवालिया हो जाते हैं। लेकिन आज भी अगर आप अफ़गानिस्तान की करेंसी को देखें, वो पाकिस्तान के साथ बिजनेस कर रहे हैं, वो टर्की के साथ बिजनेस कर रहे हैं, और तालिबान बड़े अच्छे प्राउडली, जब हमने वर्ल्ड कप की बात की T20 की, तो आप देखें उन दिनों में भी जब अफ़गानिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे बिकॉज ऑफ इंडियन ये जो मिलिट्री थी US की, उसके इनखला के बाद भी, लेकिन क्रिकेट खेली जा रही थी। तो अफ़गानिस्तान ने ये मैसेज दिया है, तालिबान ने ये मैसेज दिया है, हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हम काम करेंगे, उनके पास बड़ी अच्छी टीम मौजूद है। और आप ये देखें कि जो OIC का इजलास था, इसने 2022 में अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल को सेट कर दिया है। बिल्कुल बेहतरीन बात की आपने कि OIC का इजलास बहुत इंपॉर्टेंट था नाज़रीन, इस सेंस में
220 से ज़ायद उसमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ के ना सिर्फ इस्लामिक ममालिक के वज़राए ख़ारजा थे बल्कि बहुत सी तंजीमों के सरबराह भी इसमें आए थे। बहुत लोग थे जो इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई उसका कामयाब इनेकाद इस सेंस में नज़र आया कि फ़ौरी तौर पर सऊदीया ने 1 अरब रियाल का ऐलान किया, फिर जापान ने ऐलान किया, फिर मुख्तलिफ जो इंसानी तंजीमें थी इंसानी हकूक़ की वो मैदान में आई, फिर अमेरिका भी मजबूर हुआ। इतने प्रेशर के बाद अमेरिका ने भी कुछ ऐलानात किए, उन्होंने कहा कि लोगों की मदद की जा सकती, इजाज़त दी लोगों को। जो आपने इसके अलावा राजा साहब वेलकम करते हैं जी आपको भी प्रोग्राम में, एंट्री आपकी भी करवाते हैं। बहुत शुक्रिया। आपने सुना जी साकिब साहब ने जिस तरह से कहा, हमने आगाज़ में बात की T20 वर्ल्ड कप की। मैं अपने नाजरीन को पहले थोड़ी सी ये बात बता दूं कि राजा साहब उस दिन ये तवक्को लगा रहे थे कि पाकिस्तान हार जाएगा, क्योंकि वो एक हिस्ट्री थी, पाकिस्तान हमेशा हारता आ रहा था। राजा साहब क्या समझते हैं जी, पाकिस्तान जीत गया था वर्ल्ड कप की, एक अच्छी खुशी थी, अच्छी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त ये खबर थी उस दिन। तो आप नाजरीन को बताइएगा क्या तवक्कुआत वाबस्ता थी आपकी तब। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ साहब, आपने बुलाया। उस दिन जिस दिन मैच था उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज पाकिस्तान हार जाएगा, क्योंकि अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री में ऐसे ही होता था कि हमेशा से ही पाकिस्तान हार जाता था। मैं अगर ऑफिस की बात करूं कि ऑफिस के अंदर सवाए मेरे बाकी सब ये कहते थे कि पाकिस्तान जीत जाएगा। मैं कहता था कि नहीं, शायद भारत जीत जाए। और अल्लाह की करनी ऐसी थी कि बहुत खुशियाँ मिली, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। अगर साल की बात की जाए तो आपको पता है कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी है, उसके अंदर खुशियाँ भी होती हैं, दुख भी काफ़ी होते हैं, पर बर्दाश्त करना पड़ता है। देखिए खुशियाँ होती हैं, खुशियाँ भी आप एंटरटेन में उसे लेके आते हैं, दुख तकलीफ़ होती है उसे भी बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर मैं 2021 की बात करूं तो ये बहुत अच्छा साल था। ठीक, तकलीफ़ें, महंगाई, कोरोना, ये चीज़ें तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये ज़िंदगी में हमारे साथ चलती रहेंगी। पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये पिछले सालों से आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसा होता था कि बम धमाका हो जाता था, बहुत सारी जानें ज़ाया हो जाती थी। उनसे अगर इस साल को कंपेयर किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये साल हाँ जी पुरसुकून रहा। आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही, पुरसुकून चल रही, क्या सूरत हाल है? आपके जो चाहने वाले हैं, आपका रांझा शो जब देखते हैं वो सोचते हैं जी रांझा साहब सबसे सवाल करते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। आज रांझा साहब से सवाल हो रहा है जी, आप 2021 में शादी के उम्मीदवार थे, शादी कर लेंगे? मैं मुशर्रफ साहब कोई बड़े अरसे से जैसे नया साल चढ़ता था तो मैं ये कहता था कि शायद इस साल शादी हो जाए। वो साल एंड हो जाता था, फिर सोचता था अगले साल हो जाएगी, पर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह दूर दूर तक कोई निशान भी नहीं है शादी का। हाँ, अब 2022 आ रहा है, अब फिर आज रात को कोशिश करेंगे कि अल्लाह करे कि कल की सुबह हमारे लिए अच्छी हो और इस साल हमारा कुछ बन जाए। पर अभी तक तो बिल्कुल नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई लेटर। नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। 2021 में जी आप बड़े अच्छे से प्रोग्राम करके आए, जिसमें जरताज गुल है जो वफाकी वज़ीर हैं माहौलियात की, इसके अलावा और भी वज़रा के साथ आपके या मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ के साथ प्रोग्राम रहे। कैसा रहा ये साल आपके अगर एंकर देखा जाए आपके कैरियर के लिए कैसा रहा ये साल? बहुत अच्छा रहा। आप ये समझ लें कि जितने MNAs के साथ मैंने किए वो टॉप क्लास थे। टॉप क्लास मुझे इस साल ही मिले। इससे पहले जो मैं प्रोग्राम करता था उसके अंदर MNAs मिलते थे पर इतने हाइप मुझे क्रिएट नहीं थी इनके ऊपर। और अगर मैं इस साल की बात करूं तो बहुत मज़ा आया। ठीक है, जिधर जिधर मैंने प्रोग्राम किया लोगों का बहुत प्यार मिला है और अच्छे से अच्छा। देखिए इंसान की जो ज़िंदगी है, इंसान जैसे जैसे आगे जाता है सीखता रहता है। आखिरी सांस तक इंसान ने सीखना है तो वो कुछ बनेगा। मैं ये कहूँ कि जी आज मेरा सीखना ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। आपने हमेशा आगे से आगे सीखना पड़ता है। तो मैं इस साल को अपने लिए ख़ास तौर पे ये समझता हूँ कि मेरे लिए तो बहुत अच्छा साल, बहुत अच्छा रहा। साकिब साहब वापस आपकी तरफ आएंगे। जो बाइडन अमेरिका के सदर बने, इसी साल में उनका इंतखाब हुआ। डोनाल्ड ट्रंप में जो उनके हामियों ने किया, वहाँ पे हमला वगैरह हुआ, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। अमेरिका की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि सदारती इलेक्शंस के उम्मीदवारों के आपस में इस हद तक तल्ख कलामी या तलखी बढ़ गई कि हमला तक हो गया उनके। तो क्या समझते हैं अमेरिका को इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या सूरत हाल रहेगी अमेरिका की अब इस साल में 2022 में? देखिए मुशर्रफ, क्योंकि आपके प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट यही है कि आप एयर टू एयर इस वक्त जो है वो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बात हमें अपने जहन में ये यकीनी तौर पर डालने की ज़रूरत है कि अमेरिका जो एक प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में जो अमेरिका था वो अमेरिका अब अमेरिका नहीं रहा है।
वो अमेरिका की तारीख अब तब्दील हो चुकी है। एक तो ये है कि सियाह फांसुदा जब अमेरिका का उस वक्त आया बराक ओबामा, तो बराक ओबामा के आने के बाद उसकी पॉलिसीज़ बड़ी डिफरेंट थी। उसने हमेशा से, बराक ओबामा ने एजुकेशन पे काम किया, वहाँ पे जो लोग बेरोज़गार थे उनके लिए काम किया, इमिग्रेंट्स के लिए बड़ा काम किया बराक ओबामा ने। उसके बाद बेशक ये 9/11 का वाक़या हुआ और वो एक क्रेडिट कह लीजिए कि बराक ओबामा से एक गलत फैसला हुआ और हमने देखा जल्दबाजी में फिर ऑपरेशन हुआ और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में भी वो दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की, जिसमें उसामा बिन लादेन के खिलाफ उसने कार्रवाई के दावे भी किए। वो अपनी जगह महदूद है, वो गलत फैसले थे जिसका बाद में खमियाजा भुगतना पड़ा बराक ओबामा को। इलेक्शन के इंतखाबात में हमने देखा कि उसको फिर वो नुकसान उठाना पड़ा। अब क्योंकि बराक ओबामा के बाद जब हम ये देखा कि आपके दूसरे सदर ट्रंप साहब आ गए और ट्रंप ने आते ही वो हाल किया अमेरिका का जिसने अमेरिका की पूरी तारीख को बदल दिया। तो जिसे सुपर पावर कहा जाता था वो अमेरिका आज के दिन में इस वक्त सुपर पावर नहीं रहा है। उसमें अगर आप देखें बहुत ज्यादा किरदार, क्योंकि जब भी सुपर पावर की बात की जाती थी तो एशिया के 2 खित्ते, जिसमें बड़ी 2 कंट्रीज, जिसकी बात कर रहा हूं, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत, ये वो 2 कंट्रीज थी खित्ते में जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थी, जिसका फायदा उठा रहा था अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद इस पॉलिसीज को बहुत ज्यादा दबाव अगर देखा तो हमें झुकाव नजर आया इंडिया की जानिब, जो नुकसान उसको उठाना पड़ा उसके इंतखाबात में, जिसकी आपने बात भी की है कि आप देखें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भारत में, भारत की ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में, और उसकी जो ट्रेड ज्यादा हो रही है। मतलब अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान की टोटल ट्रेड जो है वो इस वक्त अमेरिका के साथ तकरीबन 4 से 5% है एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें, लेकिन यही ट्रेड अगर आप भारत की देखें तकरीबन 33% है। अब दोनों कहीं ना कहीं तो एक बार्डरी पार्टनर तो बनते हैं, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप के गलत फैसलों ने गोया कि अफगानिस्तान में भी रहे और भारत के साथ रहे, तो इन सब का एक ही तोड़ था और वो तोड़ था इमरान खान। और आपने देखा कि इमरान खान के आने के बाद इमरान खान का जो पहला विजिट हुआ अमेरिका का, उसमें इमरान खान ने आंखों में आंखें डाल के बात की डोनाल्ड ट्रंप से, और उस मुलाकात के बाद दुनिया में अमेरिका का इमेज बिल्कुल तब्दील हो गया। और आपने ये देखा कि 2021 डोनाल्ड ट्रंप को ले डूबा। तो अमेरिका की तारीख में 2021 अमेरिका को भारी पड़ा। जो बाइडन की आपने बात की, इंतखाबात की बात की, जो बाइडन की पॉलिसीज की अगर आप देखें तो 70% पॉलिसीज जो बाइडन जो है वो इस वक्त बराक ओबामा की लेके चल रहा है। वो एक बार फिर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ा है, और आपने देखा कि एजुकेशन के साथ साथ उसने जो वेलफेयर काम शुरू किए हैं, जो कि इमरान खान की पॉलिसीज को लेकर अब दुनिया सराहा भी रही है। तो इस मिशन में अगर आप देखें तो 2021 अमेरिका के लिए शायद बहुत ज्यादा भारी था, और सुपर पावर का जो टैग था वो अमेरिका से वापस लिया जा चुका है। सुपर पावर का टैग वापस लिया, क्योंकि अफगानिस्तान में भी जिस तरह आपने देखी शिकस्त उसको हुई, वो भी 2021 की मेन मिसाल है। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ पे मुहस्सिर से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। रांझा साहब से कुछ फ़नी सवाल भी करने हैं, क्योंकि वो मजाक के बगैर रह नहीं सकते, और हम भी आज चाहते हैं कि उनसे मजाक थोड़ा सा किया जाए। थोड़ा सा अपने से हट के साकिब साहब से हम सियासी बातें करेंगे, उनसे हम थोड़ी सी मज़ाहिया बातें करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम 2021 से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे, कैसा रहा ये साल और 2022 कैसा होगा। साकिब साहब, पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान की जो लोकल सियासत है, जिस तरह KP में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हुए, उसका एक अभी फ़ेज़ हुआ है, अभी नेक्स्ट फेजेस उसके होने। हुक्मरान जमात को तारीख़ में पहली दफ़ा शायद ऐसे हो रहा है कि बल्दियाती इलेक्शंस में इतनी बुरी तरह शिकस्त हुई। क्या वजह रही, कहाँ खामियाँ रहीं, कहाँ गलतियाँ रहीं, और ये शिकस्त तहरीक इंसाफ किस तरह से इसको रिकवर करेगी? देखिए, सियासत क्योंकि खेल है और जो अच्छा खिलाड़ी है वही सियासत कर सकता है। आपने बड़ी सी बात की है कि बल्दियाती इंतखाबात में जिस तरह इस वक्त मौजूदा, क्योंकि इक़्तिदार में KPK में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वफाक में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो यहाँ पे ये बात तो पहले मानना पड़ेगी कि 2021 में जो तब्दीली आई है इंतखाबात के हवाले से, आप ये देखें ज़िमनी इंतखाबात अगर देखें तो जहाँ जहाँ पर, क्योंकि पंजाब में भी, वफाक में पंजाब में भी हुकूमत किसकी है, तहरीक इंसाफ की है, और वहाँ पर भी जब ज़िमनी इंतखाबात हुए तो आपने देखा कि भारी अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून जो है उसने फतेह हासिल की और उसने सीट निकाली वहाँ पर। ठीक इसी तरह कराची में हमें नज़र आया कि कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, वहाँ पर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने वापस सीट निकाली है। तो KPK में भी जो कि गढ़ है इस वक्त तहरीक इंसाफ का, और दोनों तरफ, तीनों तरफ हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, और वहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात जो कि लोकल बॉडी इंतखाबात हुए, उसमें अगर भारी अक्सरियत में मौलाना फजल रहमान जो कि मुखालिफ हैं और PDM के चेयरमैन हैं आपके सामने, जो मुख्तलिफ जमातों को साथ लेके चल रहे हैं, उन्हें वहाँ पे वाज़ेह अक्सरियत में अगर जीत मिल जाती है तो ये मानना पड़ेगा कि 2021 में जो तब्दीली आई है, जो बड़ी बेहतरी आई है, वो इंतखाबात के हवाले से कि जो धांधली के इल्ज़ामात हैं वो तहरीक इंसाफ पर नहीं लगे।
2018 का साल भी आपको याद है कि 2018 के जब हमने देखा कि आम इंतखाबात हुए थे तो उसमें धांधली की भरपूर इल्ज़ामात लगे, चाहे वो हुकूमत तहरीक इंसाफ ने लगाए, नून ने लगाए, पीपल्स पार्टी ने लगाए। आज 2021 में जब साल गुजर गया तो कम से कम हमें इमरान खान ने ये एक मौका दिया कि 2021 में इंतखाबात शफाफ हुए। अब वजूहात पर आ जाएं कि वजूहात ज़ाहिर है जो नज़र आई वो महंगाई का जिन था जो बोतल से बाहर था। पूरे मुल्क में महंगाई दंदनाती फिरती रही है, हुकूमत नाकाम रही, हुकूमत तरक्याती काम नहीं करवाए। वजह यही थी उसने फंड्स को रोके रखा और उसने फंड्स रोके थे अच्छे वक्त में। वो अच्छे वक्त शायद यही थे केपीके की हुकूमत में, क्योंकि लोग परेशान थे। ठीक है, आपने मेट्रो दिया, बड़ा फ़ायदा हुआ, लेकिन एजुकेशन पे हमें वहाँ काम नज़र नहीं आया। लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान थे, कारोबार के लिए लोग बाहर निकले हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिला। डॉलर के प्राइसेस 2021 में ही बहुत ऊपर गए, जिसके नुकसान हमें नजर आए। तो जो मेन वजह रही, जैसे आपने रिकवरी की भी बात की है, तो तहरीक इंसाफ अगर रिकवर कर सकती है तो वो सिर्फ महंगाई को कम करके। और आपने देखा कि इमरान खान ने फौरी तौर पर तमाम तंजीमें तहरीक इंसाफ की उन्हें तहलील कर दिया, नई तंजीम साजी की गई है, नई प्लानिंग की जा रही है। लेकिन इन सब प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब तक आप आवाम का नहीं सोचेंगे, आवाम ने केपीके में ये आपको मुस्तरद कर दिया इसी वजह से कि आप उन्हें रोजगार नहीं दे सके, आप उन्हें रिस्क नहीं दे सके, उनके बच्चे एजुकेशन से फारिग हो क्योंकि फीसें बहुत ज्यादा थी, लोग फीसें भर नहीं सके। तो यही सारी वजह है जो आइंदा आम इंतखाबात में भी अगर इमरान खान को रिकवर करना है तो लोगों को रिलीफ देना होगा। लोगों को रिलीफ देना होगा। राजा साहब, सियासी सवाल करते हैं थोड़ा सा आपसे, ताकि पता चले भी आप कितनी सियासी शऊर कितना आप में है, आप किस हद तक अपने मौजूदा हुकूमत को डिफेंड कर पाते हैं या उनकी जो गलतियां हैं। जिस तरह साकिब साहब ने बात की कि महंगाई का जिन बोतल से बाहर रहा, बेकाबू रहा, नो डाउट महंगाई इस हद तक पहुंच गई कि आम आदमी है, क्योंकि आम आदमी का रियासत को सबसे पहले सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। 2 वक्त की रोटी भी उसके लिए मुश्किल हो गई, उसका हसूल भी। पेट्रोल की कीमतें बहुत ऊपर चली गई, 150 तक तकरीबन टच होने वाला था। डॉलर 180 तक पहुंच गया, पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर पहुंच गया। क्या देखते हैं 2021 में तहरीक इंसाफ से क्या गलतियां हुई, 2022 में से क्या करना चाहिए जो रिकवरी वो कर पाएँ इसे? बेसिकली अगर मैं हुकूमत की बात करूं तो मैं हुकूमत समझता हूं सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब को। बाकी जो नीचे हैं वो आपको पता है कि बाकी पार्टीज़ से आए, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, ठीक है। अब बीच में उन सब ने कोशिश की कि मुल्क ठीक हो, पर मैं आपको बताऊं कि मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जा सका। मगर महंगाई है, मानते हैं, पेट्रोल महंगा, मानते हैं, बेरोज़गारी है, मानते हैं। मगर अगर पिछली हुकूमतें और इस हुकूमत का आपस में देखा जाए तो मैं आपको बताता हूँ कि इस हुकूमत का बहुत ज़्यादा हमारी इज़्ज़त, हमारे मुल्क की इज़्ज़त बहुत बड़ी है। दूसरा, इसने नुकसान नहीं दिया, पिछली हुकूमतों ने मुल्क को नुकसान बहुत ज़्यादा दिए। महंगाई है, मानते हैं, इसके ऊपर आने वाले कुछ दिनों में और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह अगले साल में महंगाई पर भी कंट्रोल किया जाएगा। और दूसरा, मुझे जो मेन चीज़ अच्छी नहीं लगी वो बेसिकली ये थी कि आपने अक्सर बाहर आप भी प्रोग्राम करते हैं, आपने देखा होगा कि नौजवान लोग जिनके पास मास्टर तक तालीम है वो बेचारे कोई बिरयानी बेच रहे गाड़ी के अंदर, किसी ने छोटी सी दुकान लगाई हुई है सिर्फ इसलिए कि उनके लिए आगे नौकरियां नहीं। हुकूमत को चाहिए कि नौकरियां दे, सस्ती चीज़ें करे। अब मैं आपको बताऊं कि एक अच्छे खासे जो आम अच्छी तनख्वाह लेता है उनके लिए मुश्किल है अपना पूरा महीना निकालना। तो जो बिल्कुल माड़ा बंदा है, माड़े बंदे के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। पर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इमरान खान साहब क्योंकि एक सच्चे और अच्छे लीडर हैं, इंशाल्लाह वो इस चीज़ के ऊपर काबू पाएंगे। काफ़ी सीरियस गुफ्तगू हो गई आपके साथ। एक मेरा ख्याल है कोई 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर ही आपका वो हमने मिजाज बिल्कुल बदला हुआ देखा। अब ये बालों का, जुल्फ़ों का राज बताएं जी, नाजरीन ये भी जानना चाहते हैं। जी राजा साहब क्या लगाते हैं बालों पे, इतने ज़बरदस्त बाल हैं? जुल्फ़ों का राज ये है कि जुल्फ़ें मुझे बहुत शौक़ था रखने का। साकिब साहब भी, मैं तो इन्हें बचपन से साकिब साहब को देख रहा हूँ, बचपन से देख रहा हूँ। बहुत छोटे थे जब ये मैं 3 क्लास में था जब से ये प्रोग्राम करते। इनकी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी जुल्फ़ें थी। तो मुझे तकरीबन बाल रखे हुए तकरीबन 14-15 साल हो चुके हैं और बस इनके ऊपर ऑयल लगाते हैं और इनकी खिदमत करते हैं। ज़ाहिर सी बात आपको पता है, पॉलिश रखते हैं जी हाँ, पॉलिश करके रखते हैं। ज़ाहिर सी बात है जिस चीज़ से मोहब्बत है बंदा उसकी कदर करता है। मुशर्रफ ये इन्होंने बिना, क्योंकि बात थोड़ी सी अब जॉली मूड में हो रही है, तो 2021 में इन्होंने ज़रताज गुल साहिबा का इंटरव्यू किया और जब हम वो इंटरव्यू देख रहे थे तो मैं चाहूँगा अगर आप अपने प्रोग्राम में क्लिप्स दिखाएं भी तो आपको नज़र आएगा कि दोनों बैठे हुए हैं
और हम ये देख रहे थे कि इनमें से बाल किसके अच्छे हैं, क्योंकि जरताज भी इनके बालों को देख देख कर बार बार अपने बालों को सेट करती थी, और इनके तो बाल वैसे ही दोनों तरफ से खुले हुए थे, और बिल्कुल ये लग रहा था कि ये इंटरव्यू नहीं हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। और उसमें जरताज जो है वो अपने बालों को देखती, मेरे बाल कैसे कर्ल हो रहे हैं, रांझे के बाल इतने स्ट्रेट कैसे हैं, और उन्होंने दावत भी दी है कि आप आएँ डीजी खान और हमें बताएं वहाँ पे फार्मूले सारे बताएं कि जी किस तरह ये होता है। साकिब साहब ने जी कहा है कि वो थोड़ा सा क्लिप दिखाते हैं नाजरीन को, वो दिखाते हैं जी किस तरह से बालों का मुकाबला चल रहा है जरताज गुल और हमारे रांझा साहब के दरमियान। बाल देखते हैं फिर आगे कंटिन्यू रखते हैं इसी को। क्या करती हैं, कितना मेकअप करती हैं, कितना खर्चा करती हैं, खुद को आपने जवान रखा हुआ है। वैसे आपकी उम्र कम से कम 95 तो होनी चाहिए मेरे अंदाजे के मुताबिक। अच्छा, अगर 95 होनी चाहिए तो मैंने सुना है, मैं बचपन में वो कहानियाँ पढ़ती थी, उसमें तो ये होता था कि अगर आप 100 ईयर्स के बन जाते तो आप सांप बन जाते हैं। ये तो फिर वो वाला मकाम आने वाला है। ट्रैवलिंग का आपको शौक है, घूमने फिरने का शौक है, और घूमी है तो किधर किधर घूमी है आप? चाइना में गई, सॉर्ट ऑफ आई वेंट टू इजिप्ट, कायरो नहीं गई मैं, पर शर्म अल शेख गई, बहुत सारे मुल्कों में गई, इस्तांबुल गई। ट्रस्ट मी, आपके चैनल से जितने हमारे यंगस्टर्स इस वक्त सुन रहे हैं, जितने इनके कैपिटल्स में गई हूँ, इंग्लैंड भी गई मैं, लेकिन इस्लामाबाद से ज़्यादा खूबसूरत कैपिटल नहीं है। ये हमारी जो 5 ट्रेल्स हैं ना, ये इसका भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। डीजी खान है, इस्लामाबाद दी गल ही कुछ और है। ना डीजी खान दी गल कुछ और है। इस्लामाबाद तो लैंडस्केप तो बहुत सोहना है, पर डीजी खान दे लोग बहुत सोहना। जी नाजरीन, देखिए आपने बाल, रांझा साहब हमारे फिर रांझा साहब है, और जरताज गुल के बालों का भी मुकाबला इनसे अच्छा रहा। रांझा साहब, एक और सवाल आपसे यही करूंगा, जिस तरह आप अपने जो जिनके इंटरव्यूज़ लेने जाते हैं उनसे सवाल करते हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ आपको पसंद है ज़िंदगी में? बेसिकली जो ज़िंदगी है ना मुशर्रफ साहब, मैं आपको बताऊं कि ये तकलीफ़ों से इंसान गहरा तन होता है। मैं आपको बताऊं कि कोई भी इंसान है, अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एंटरटेनमेंट करता हूं, ठीक है, मगर दुख तकलीफ जो ज़िंदगी की होती है वो हर इंसान में मौजूद होती है। उस चीज़ को हमने लेके आगे चलना होता है। अब एक बंदा है, उसे दुख तकलीफ ज़्यादा है, तो वो इस तरह तो नहीं होगा कि कोठे के ऊपर चढ़ जाए और जाके छलांग मार दे या फंदा लगा ले, ठीक है। दुख तकलीफ हर इंसान की ज़िंदगी में होती हैं, ठीक है। हम लोग जो एंटरटेनमेंट के होते हैं, हम लोगों की ज़िंदगी में शायद आम लोगों से कुछ ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, मगर हम लोगों ने उसे कवर करके हंसाना होता है कि चलें, कोई अगर हमें देख रहे या हमारी वजह से अगर 4 बंदे हंस जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाता है कि चलें हमारी वजह से अगर लोग हंसते हैं। ज़बरदस्त बात कीजिए। साकिब साहब, आपकी ज़िंदगी में कौन सा कोई ऐसा लम्हा शेयर करें, ये साल आज एंड हो चुका, कोई ऐसा लम्हा शेयर करें जो आपको सबसे ज़्यादा टचिंग फ़ील हुआ हो, सबसे अच्छा फ़ील हुआ हो, और एक ही ऐसा लम्हा बताएं जिसमें आप सबसे ज़्यादा परेशान हुए हो अपनी ज़िंदगी में। देखिए, राजा ने बड़ी अच्छी बात की है कि बाज़ औक़ात आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। 2021 में जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि बड़ी तल्ख़ यादें भी रहीं, बहुत खुशियाँ भी रहीं। इसमें हमने पाकिस्तान के जो एटमी साइंसदान हैं डॉक्टर कदीर ख़ान, हमने उनको भी यहाँ से जाते हुए देखा, उनकी तमाम तर काविशों को हमने देखा, हमने यहाँ पे बड़े बड़े वाक़यात रोनुमा होते हुए देखे हैं। तो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि जब फ़र्द वाहिद की बात करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में तो बड़ी ऊँच नीच होती हैं, कभी खुशी कभी गम, सब कुछ रहता है। बच्चों की बड़ी अच्छी यादें हैं, क्योंकि मेरा बच्चा इस वक्त ISSB के लिए बेटा जो है वो अप्लाई किया हुआ है उसने, तो वो एक बड़ा सेंसिटिव मूवमेंट थी जब हम उसको देख रहे थे। साथ फिर वालदा की एक बड़ा इंसिडेंट हुआ, उनकी डेथ हुई बिकॉज ऑफ कैंसर, तो वो बहुत दुख बड़ा मामला था। तो इस साल में बहुत कुछ हुआ है, कहीं बहुत कुछ खाया है तो कहीं बहुत कुछ पाया है तो कहीं बहुत कुछ खोया भी है। लेकिन जब मुल्क की सतह पर बात करते हैं तो नज़र ये आता है कि मैंने सबसे सेंसिटिव जब बात करते हैं तो मुझे याद है कि तकरीबन मार्च और अप्रैल की बात थी, और मैं वालदा के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रहा था, तो मुझे पिम्स के अंदर एक बच्ची नज़र आई जो खुद कैंसर की डिजीज़ में मुब्तला थी। लेकिन उस बच्ची के चेहरे पे जब मैंने वो मुस्कुराहट देख रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तो वो दर्द फील कर रहा हूँ, और वो तो उस दर्द में मुब्तला है ऑलरेडी, उस तकलीफ में मुब्तला है, लेकिन उसके चेहरे पर जो स्माइल थी ना, वो यकीनी तौर पर मुझे इतना पुरसुकून उसने मुझे कर दिया कि वो मौत से लड़ रही थी और मैं वालदा के लिए लड़ रहा था। तो मुझे वो एहसास जब भी कभी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वो बच्ची सामने नजर आती है कि कैंसर से लड़ती हुई वो बच्ची, क्योंकि मेरी वालदा खुद कैंसर से लड़ रही थी, तो वो बच्ची जो कि उस वक्त मेरे ख्याल से उसकी एज थी कोई 7, 8, 9 साल के करीब वो बच्ची होगी, लेकिन उसके अंदर इतना एतमाद था। और एतमाद किस चीज़ का था? उसे ये यकीन था कि वो जिस हॉस्पिटल में आई है
ये सरकारी अस्पताल है, उसके वालिदैन वो अफोर्ड नहीं कर सकते कैंसर का ट्रीटमेंट जो इतना महंगा ट्रीटमेंट है, लेकिन उसे ये यकीन मुस्तकम था कि मैं जिस अस्पताल में आई हूँ डॉक्टर्स मुझे यहाँ बचा लेंगे, मेरी मेडिकेशन प्रॉपर होगी। और मैं ये क्रेडिट देता हूँ इमरान खान को ही, क्योंकि सरकारी अस्पतालों की जो हालत ज़ार हमने इससे पहले देखी है। अब यकीन मानिए 2018 में इमरान खान आया और 2021 की एंड में हम बात कर रहे हैं, तो 2018, 2019, 2020 का बड़ा टफ टाइम देखा है। लेकिन सरकारी इदारों, सरकारी अस्पताल, बिलखुसूस अस्पतालों की बात करूँ तो 2021 में हमने जो हेल्थ कार्ड की तकसीम देखी है, मुशर्रफ अब यकीन माने वो खुशी, वो गरीबों पे आपने बात की, मैंने भी तनकीद की किसी जगह पर, लेकिन एहसास प्रोग्राम की आप देख लें, इमरान खान के ये बयान है जो 2021 में तेजी से ऊपर गए। ठीक है, यहाँ पे आप वो देखें जहाँ पे मुसाफिर खानों की बात की गई है, लंगर खानों की बात की गई है, लोगों को यार रिलीफ मिला है सच में। तो जब एक आम आदमी के तौर से आप देखें तो आपको नजर आता बड़ी बेहतरी आई है। ज़बरदस्ती बेहतरीन बात की। आखिरी कुछ लम्हात हैं प्रोग्राम के, आपसे मैं ये सवाल करूँगा साकिब साहब, बताइएगा ओपोजिशन जो एक इत्तेहाद बना हुआ है PDM के नाम से, 23 मार्च को उन्होंने ऐलान किया हुआ है मार्च करेंगे टुवर्ड्स इस्लामाबाद आएंगे वो मार्च लेके हुकूमत के ख़िलाफ़। वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी ऐसी तहरीक होगी कि हुकूमत को हम घर भेज के ही वापस जाएंगे। क्या समझते हैं 2022 में ऐसा हो पाएगा? जबकि 2020 में हम अगर पिछला याद करें, मौलाना फजलुर रहमान साहब मार्च लेके आए, कहाँ से चले काफ़िला, इस्लामाबाद उनका पड़ाव हुआ, काफ़ी दिन बैठे रहे, बिल्कुल सुकून से वापस गए, कोई कुछ भी नहीं हुआ, हुकूमत बैठी रही अपनी जगह काम कर रही है आज भी। 2022 बस 2022 में ऐसा देख रहा हूँ, आप तैयारी करें क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना है बतौर सहाफ़ी, क्योंकि पाकिस्तान का ये बड़ा अलमिया है कि हर 4-5 महीने के बाद एक ऐसा इवेंट प्लान होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा हैपनिंग होती है, और उसमें सहाफ़ी हजरात या जो सहाफ़ी लोग हैं उनका काम बढ़ जाता है। सुबह दोपहर शाम DSNG रिपोर्टिंग, एंकर्स स्टूडियो में, रांझा है इनकी दौड़ें, मतलब सहाफ़ियों का काम बढ़ जाता है। अगर हुकूमतें इस तरह की प्रोटेस्ट करने से जारी होती तो नवाज शरीफ शायद उस वक्त चला जाता जब सबसे बड़ा धरना इमरान खान ने दिया था। आपको याद है कितना कुछ यहाँ पे हो गया, लेकिन अगर नवाज शरीफ गया तो बाय लॉ गया, बाय कोर्ट गया। ठीक है, तो इसी तरह तहरीकें बहुत चलती हैं, बहुत तहरीकें आएंगी। खुशी होती है, आपने PDM की बात की, आज PDM में सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग है। उस नून लीग को भी अब हम डिवाइड होते हुए देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने हाथ उठा लिए कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मार्च में शायद मार्च जरूर होगा, लेकिन ये वही मार्च होगा जिसमें सिर्फ सहाफियों की दौड़ लगेगी, एक थोड़ी सी हैपनिंग होगी, लेकिन होने कुछ नहीं जा रहा है। हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी, 4 साल तकरीबन अरसा मुकम्मल हो चुका है ऑलमोस्ट। 1 साल अब इलेक्शन का इंतखाब है, मतलब जो अगला साल अब आएगा 2023, ये 2022 इलेक्शन ईयर है। इसमें हुकूमत ने अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है। PDM हो या अपोजिशन जमातें हो, इन्होंने वोट इकट्ठे करने के लिए महंगाई के खिलाफ नारे लगाने हैं, और ये इलेक्शन ईयर है। आप देखेंगे इलेक्शन ईयर पूरा मुकम्मल होगा और अगले ही साल 2023 में आप देखेंगे हुकूमत अपनी टेन्योर पूरा करेगी और नए इंतखाबात होंगे। आखिरी मोहसिर से रिमार्क्स दीजिएगा, नवाज शरीफ साहब 2022 में वापस आएंगे या अभी भी उधर ही बैठे रहेंगे? लंदन में उनके खिलाफ अदालत में केस भी चल रहा है, कुछ सुनने में आ रहा है 15 जनवरी को उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, या कुछ इस तरह से हो सकता है? कुछ भी नहीं होगा, ना नवाज शरीफ साहब डिपोर्ट होंगे। उसकी वजह यह है कि वो जिस वीज़े पर थे वो मेडिकल वीज़ा था, और क्योंकि उनके अपने बेटे वहाँ के नेशनल हैं, तो कोई भी कानून बाप को अलग नहीं कर सकता बेटों से या औलाद से। ठीक है, तो वो स्पॉन्सर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, डिपोर्ट तो बंदा उस वक्त होता है कि जब आप किसी ऐसी फैमिली के पास गए हो जिनका आपका ब्लड रिलेशन नहीं है और आपने वापस नहीं आना है। और आपको ये बात यकीनी तौर पर मालूम होनी चाहिए, उनके पास डोमेस्टिक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। ठीक है, क्योंकि वजीर आजम रहे। ये कहानियां शायद हमारे सहाफियों को समझ में थोड़ी सी नहीं आती हैं, ये खबरें बनाने के लिए बहुत अच्छी बातें हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उस शख्स के पास है, वजीर आजम जो साबिक वजीर आजम रहा, उनकी अपनी फैमिली जो कि वहाँ पे प्रॉपर्टी ऑनर्ड है, वो आराम से स्पॉन्सर करके सुकून से रहेंगे। नवाज शरीफ साहब 2023 में वापस आएंगे, इलेक्शन ईयर होगा, चीजें डिसाइड हो चुकी हैं, कोई तब्दीली नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। इसी तरह नारे इल्जामात चलते रहेंगे। अगर आप अल्ताफ हुसैन को वापस ना ला सके, आप किसी को वापस नहीं ला सके, आप इसाक डार को वापस ना ला सके, आप किसी को वापस ना ला सके। नवाज शरीफ साहब तो आप भूल जाएं कि वापस आएंगे। एक मुख्तसर आखिरी बात कहूंगा, क्योंकि जब भी कभी हम बात करते हैं सालों की, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि ना बदला है वक्त, ना बदले हालात, मुल्क से खत्म हुई गुर्बत और ना तदारुक हुआ बेरोजगारी का, बदला तो सिर्फ कैलेंडर 2021 से 2022। साकिब साहब,
थोड़ा सा आप इस मामले में बात करिएगा कि इमरान खान साहब जब से हुकूमत में, जब से वज़ीर-ए-आज़म बने, वो इस्लामोफोबिया पे मुसलसल हमें बात करते नज़र आए। शायद मुस्लिम दुनिया में बहुत अरसे बाद एक इस तरह का लीडर हमें नज़र आया जिसने इस्लामोफोबिया को इंटरनेशनल लेवल पे कंसिडर करवाया। अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी तकरीर याद करें, जब पहली उन्होंने तकरीर की, बड़ी शानदार तकरीर की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस तरह से गुस्ताखी यूरोप कंट्रीज़ में की जाती है, यूरोपियन में, उसको उन्होंने उठाया, हाईलाइट किया। फिर OIC का भी इजलास हुआ पाकिस्तान में, उसमें उन्होंने इस बात पर बहुत अच्छे तरीके से बात की, दुनिया को बावर करवाने की कोशिश की। किस तरह से इम्पैक्ट देखते हैं खान साहब की इन काविशों का? आप क्या समझते हैं कितना अच्छा रिज़ल्ट रहा अभी तक? देखिए मुशर्रफ, बतौर मुसलमान ये हम सबका ईमान है, आपका ईमान है, मेरा ईमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और ख़त्म नबूवत जब भी हम बात करते हैं तो हम सब एक ही कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बतौर वज़ीर आज़म, बतौर मुसलमान, इमरान खान ने दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं कि जहाँ इस्लामोफोबिया के हवाले से उन्होंने बात ना की हो। अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर का आपने हवाला दिया, आपको उसमें उनका वो कलमा भी याद है जब उन्होंने कलमा पढ़ के कहा था कि हम अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। कश्मीर के हवाले से मुसलमानों की बात की जा रही थी। फ़लस्तीन की जब बात की जाती है, वो शख्स बिल्कुल अपनी ज़ाती अना से हटकर बिल्कुल वो बात करता है जो एक लीडर को करनी चाहिए। तो यहाँ पे इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, इस वक्त पूरी इस्लामी कंट्रीज़ इस बात से परेशान है। जो हमने देखा OIC की आपने बात की थी कि ये भी क्रेडिट पाकिस्तान को ही जाता है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जाता है। 41 साल के बाद OIC का इजलास पाकिस्तान में मुनक्कद, और वहाँ पे भी जैसे आपने कहा कि उन्होंने इस्लामोफोबिया की बात की है और इसी बात को हमने देखा कि दुनिया में सराहा गया। आज दुनिया ने तस्लीम किया, अमेरिका में भी इस बात की बाज़गश्त की जा रही है। सदर पुतिन ने भी ये बात कह दी हुई है कि तौहीन रिसालत पर बात करना या जो बड़े सेंसिटिव इशूज़ है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करना, यकीनी तौर पर इसका एहसास करना चाहिए और इसे जुर्म करार दिया कि कोई अगर इस तरह का इक़दाम करता है तो उसे कानूनी सज़ा दी जाए। पाकिस्तान में एक वाक़या हमारे सामने रोनुमा हुआ सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के साथ, और हमें उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। ये वाक़या भी 2021 में रोनुमा हुआ, जिसका हम जितना भी जिक्र करते हैं हमें दुख और तकलीफ़ होती है और हमारी आंखें शर्म से झुक जाती हैं, हमारी आंखों में नमी पैदा हो जाती है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि करने वाले वो लोग जिन्होंने इस्लाम का नाम बदनाम किया, जिन्होंने इस्लाम के नाम पर, मज़हब के नाम पर तशद्दुद किया, जबकि इस्लाम एक अमन का पैगाम देता है। और इसी बात के बाद आपने देखा कि इमरान खान ने मज़ीद तेज़ी से एक्शंस लिए और आज दुनिया से तस्लीम कर रही है। तो ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है, ये क्रेडिट पूरी दुनिया के मुसलमानों को जाता है कि जिन्होंने हर मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत होने का यकीनी तौर पर अपना किरदार अदा किया है। तो हमें आज इस बात पर फ़ख्र है कि 2021 में पाकिस्तान ने दुनिया को यह बावर करवाया कि इस्लाम एक अमन का पैगाम है और इस्लाम में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाती है तो यकीनी तौर पर इंतहाई तहजीब के साथ अल्फाज अदा करने चाहिए। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की साकिब साहब आपने कि OIC के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था, आज तक दुनिया में मैं अपनी बात करूं या किसी की भी बात की जाए, वो ये नहीं कोई समझा सका रहमत लिल आलमीन का मतलब क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह अल्लाह ताला ने रहमत लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा, उन्होंने इसको इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट करके दुनिया को समझाया कि पीस फॉर ह्यूमैनिटी मीन्स के ओवरऑल दुनिया के लिए, ओवरऑल इंसानियत के अल्लाह ने उनको जितनी भी कायनात है सब के लिए रहमत बना के भेजा। दुनिया को यकीनन इसी सेंस में समझ आई उनकी बात, जिसका जवाब आगे से रूसी सदर पुतिन ने दिया। उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर तौहीन करना काबिल कबूल नहीं है, ये एक जुर्म है, जिस तरह से आपने कहा। रांझा साहब एंडिंग रिमार्क्स आप दीजिएगा, कुछ कहना चाहें 2022 के बारे में। मैं सिर्फ 2022 में जितने आपके इस प्रोग्राम से लोग देख रहे हैं सबको एक ही मशवरा दूंगा, शादी कर लें कि शादी तो करें ही करें। और सीरियस मेरा ये है कि जो रिश्ते होते हैं ना, इसके अंदर सारों से बड़े रिश्ते होते हैं आपके माँ बाप के। माँ बाप और आपके टीचर, ये तीन ऐसे रिश्ते होते हैं जो चाहते हैं कि आप आगे से आगे जाएं। इसके अलावा बहन भाई से भी नफ़रत एक स्टेज पे करना शुरू हो जाता है, भाई भाई से नफ़रत करना शुरू हो जाता है। मैं अपना ये पैगाम दूंगा कि जिनके माँ बाप हैं अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, उनकी कदर करें, माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। अगर आपने अपने माँ बाप को खुश कर दिया, खुश रखा, तो मैं समझता हूँ कि आपकी यही जन्नत है। अगर हम लोग रोते हैं कि हमें मिला कुछ नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम लोग माँ बाप की कदर नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि सोना हमारे घर में। मैं सबको ये कहता हूँ कि माँ बाप की कदर करें, खुशियाँ आपके कदमों में आ जाएं। बिल्कुल। एक आखिरी जुमला मुझे बड़ा अच्छा याद आ गया, क्योंकि माँ बाप की दुआओं से
कुछ दिनों से एक सोशल मीडिया पर बड़ी अच्छी पोस्ट एक चल रही है बिलाल शाह की, तो बिलाल शाह ने लिखा है कि मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, उनकी दुआओं के बदले में मुझे हरीम शाह जैसी ज़ौजा मिली। तो हम ये दुआ करते हैं हमारे वालिदैन हमारे लिए वो दुआ करें जो सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि उसके बाद तनकीद तो बहुत ज़्यादा उस पर की जा रही है कि मैंने एक मजाक के तौर पर बात की है, आई होप सो कि इसे उस तरह नहीं लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, आपने कीमती टाइम दिया हमें, हमारे नाजरीन को इतना ज़बरदस्त बातें की। रांझा साहब का इतना शानदार दिल ये रखते हैं, अंदाज़ा नहीं था, आज अंदाज़ा हुआ जिस तरह उन्होंने एंड पे खूबसूरत बात की कि वालिदैन की रिस्पेक्ट करें, जिनके ज़िंदा हैं उनकी इज़्ज़त करें, उनकी कदर करके आप दुनिया में ही जन्नत बना सकते हैं, अपने लिए कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और जिस तरह साकिब साहब ने बड़ी खूबसूरत सियासी तौर पर जो बातें सियासी लिहाज से की, उम्मीद है इंशाल्लाह 2022 में एक तो कोरोना का जो नया वेरिएंट आ चुका है ओमिक्रॉन के नाम से, इससे हम महफूज रहेंगे। मैं अपनी पाकिस्तानी भाइयों से, दोस्तों से, सबसे गुजारिश करूंगा कि हुकूमत का साथ दें। जिस तरह से हमारी हुकूमत ने पहले सुरखरू इसमें हमारी हुकूमत हुई, इंटरनेशनल लेवल पे कंसीडर किया गया पाकिस्तान के जितने भी अच्छे मामला थे, कोरोना के मामला अच्छे तरीके से पाकिस्तान ने हैंडल किए। वज़ीर-ए-आज़म साहब की काविशें बहुत अच्छी रहीं। इंशाल्लाह हमारी कौम भी साथ देगी तो हम इसके नए वेरिएंट से भी महफूज रहेंगे, पाकिस्तान महफूज रहेगा, सेहतमंद रहेंगे तो सब अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह। बीमारियों से बचें, सबकी इज़्ज़त करें, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ। 2022 इंशाल्लाह अच्छा साल होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम एंड करते हैं। कल का सूरज अच्छी खुशखबरियाँ लेके तुलू हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे, पाकिस्तान इंटरनेशनल सतह पर मज़ीद तरक्कियाँ हासिल करे, पाकिस्तान का नाम मज़ीद ऊपर जाए ताकि हमें फ़ख्र महसूस हो। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। A1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।